हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनराज क्लासेस। आज की डेट है 21 अगस्त 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम। ठीक है, पहला आर्टिकल होगा हमारा स्नेल फिश के बारे में, दूसरा हर घर जल के बारे में, तीसरा तिलापिया फिश के बारे में, चौथा कैरोटार रूल्स 2022 और पांच और लास्ट का आर्टिकल होगा हमारा हमारा उड़ान स्कीम के बारे में। देखिए, कल मैं वीडियो पब्लिश नहीं कर पाया, इसलिए कल के लिए सॉरी। तो कल के जो आर्टिकल है और आज के आर्टिकल है उन्हें कंबाइन करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 20+21, क्योंकि आज की डेट 21 है, तो इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है स्नेल फिश के बारे में। अब स्नेल फिश पहले तो पिक्चर में देख लीजिए, स्नेल फिश ये रही। ठीक है, और भी अलग अलग कई टाइप होते हैं इसके, पर ओवर एंड ऑल जो अभी हम बात कर रहे हैं इस स्नेल फिश की बात कर रहे हैं। तो ये हुआ क्या है, एक स्टडी कंडक्ट की गई जिसमें ये बताया गया कि जो स्नेल फिश है ये आपका जो आइसबर्ग हैबिटेट होती है, आइसबर्ग हैबिटेट का मतलब कि जहाँ पे आपके आइसबर्ग होते हैं, जहाँ पे आपके ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे मिलेंगे आपके, जैसे ग्रीनलैंड का एरिया, ये ग्रीनलैंड की आप पिक्चर देख लीजिए। ठीक है, और ये ग्रीनलैंड का मैप देख लीजिए, ग्रीनलैंड के आसपास का एरिया, ये पूरा ग्रीनलैंड आप देखिए। यहाँ पर साइड में क्या होगी, बफिन बे होगी, डेविस स्टेट हो गया, नॉर्थ अटलांटिक आपका ओशन हो गया, डेनमार्क स्टेट हो गया, इधर ग्रीनलैंड सी हो गया। तो आपका ये क्या है, मोस्टली आपका बर्फ से ढका हुआ है पूरा। तो यहाँ पे आप ये आइसबर्ग की जो पिक्चर देख रहे हो, ये आपका ग्लेशियर हो गया। तो इसके अंदर क्या है, आइस, ये तो पूरा मतलब यहाँ पर पूरा ग्लेशियर देख रहे हो, तो पानी के अंदर भी आइस होगी। ठीक है, तो ये जो बात की गई यहाँ पे स्नेल फिश की, इसने ये बोला है कि जो आइसबर्ग का हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब जहाँ पे आपके कोई भी जैसे एनिमल है, आपका फ्लोरा एंड फौना की अगर हम बात करें, पेड़ पौधे हो या एनिमल हो, वो जहाँ पे रहते हो नेचुरली, कि जोर जबरदस्ती से नहीं रह रहे हो, नेचुरली, तो उसको हैबिटेट बोलते हैं। तो आइसबर्ग जो हैबिटेट है, जहाँ पर आइसबर्ग में ही रह रहे हैं, तो वहां पे ये बोला गया कि वो सरवाइव कर सकते हैं आइसी आर्कटिक वाटर्स में। ये आपका आर्कटिक वाटर हो गया ना। ठीक है, तो आर्कटिक वाटर में आपका सरवाइव कर सकती है। ठीक है, अब ये आर्कटिक वाटर में यहाँ पे जो ये आपका देखो, ये आपका आर्कटिक का मैप दिखा रखा है, ये आपका आर्कटिक वाटर होगी, इसमें सरवाइव कर सकती है। अब इसमें कैसे ये सरवाइव करेगी, ये चीज जानना जरूरी है। तो ये रीजन बताया गया इसका, ये इसलिए सरवाइव करेगी कि इसके अंदर जो एक स्नेल फिश है, इसके अंदर एक आपका एंटी फ्रीज प्रोटीन होता है। एंटी फ्रीज प्रोटीन क्या काम करेगा कि जो इसकी सेल्स होती है आपकी स्नेल फिश की, उसके अंदर आपके आइस क्रिस्टल जमने से रोकता है, आइस क्रिस्टल को फॉर्मेशन से रोकता है। तो इसलिए इसके ब्लड स्ट्रीम में आइस स्ट्रीम या आइस क्रिस्टल नहीं फॉर्म हो पाते, तो इसलिए क्या करती है, यहाँ पे सर्वाइव कर जाती है। तो इसलिए तो इसका ये क्या नाम न्यूज में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारा मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाएगा स्नेल फिश के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी के ऊपर पूछा जाएगा, इससे घुमा फिरा के पूछा जाएगा। स्नेल फिश क्या है कि लगभग इसकी 400 स्पीसीज बताई गई है, और ये सारी स्पीसीज किस फैमिली की है, और फैमिली लिपाराइडेई की ये फैमिली से बिलोंग करती है। लगभग 400 स्कीम है, वो 400 स्पीसीज है, 400 स्पीसीज में से एक स्पीसीज आपकी यहाँ पे पिक्चर में दिखाई गई है। तो यहाँ पे जो इस स्नेल फिश की बात हो रही है। ठीक है, तो अब ये इसको कभी कभी क्या बोला जाता है, सी स्नेल्स भी बोला जाता है, सी स्नेल्स इसको बोला जाता है। ठीक है, स्नेल फिश को। ठीक, अब इसकी एक खासियत और है, इसकी खासियत ये है कि ये जो क्या रिलीज करती है, बायोफ्लोरोसेंस रिलीज करती है। बायोफ्लोरोसेंस क्या होता है कि इसके अंदर से ऐसे केमिकल रिलीज करती है ये, जिसकी वजह से इस तरह का ग्रीन, येलो, रेड, आपका ब्लू कलर दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ये चमकता है कलर, जैसे जुगनू होते हैं ना आपके, जो जुगनू होते हैं तो वो रात को चमकते हैं, उनके अंदर मतलब क्या है कि क्या कहा जाता है, शायद वो सल्फर होती है, क्या होता है अभी वो ध्यान नहीं है, मगर जो भी वो उसके अंदर चीज होती है, जो भी आपका मटेरियल होता है, उसकी वजह से वो चमकता है। उसके अंदर ऐसा तो नहीं इलेक्ट्रिसिटी बल्ब लगा हुआ है, तो ऐसे ही इसके अंदर जो ऐसा केमिकल ये रिलीज करती है, बायोफ्लुसेंस की प्रक्रिया ये होती है इसके अंदर, जिसकी वजह से चमकते हैं। तो यहाँ पे जो पिक्चर लगाई गई ये दिख रहा है ना आपको, इस नेस की पिक्चर है जो कि चमक रही है। ठीक है, तो इसको ये आप बायोफ्लोरेसेंस बोल रहे हो कि बायोफ्लोरेसेंस रिलीज करती है, जिसकी वजह से ग्लो करती है, ग्रीन दिखेगी आपको, रेड दिखेगी। कहाँ पे, आपका जो डार्क आर्कटिक वाटर्स है उसके अंदर, यानी कि डार्क आर्कटिक वाटर मतलब देखो, आर्कटिक वाटर ऊपर की जो सतह होगी वो आपकी थोड़ी सी क्या लाइट होगी, क्योंकि वहां पर सूरज की रोशनी पहुंचती होगी। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो डार्क होता चला जाएगा, क्योंकि वहां पर सूरज की रोशनी पहुंचनी मुश्किल हो जाएगी, तो नीचे गहराई पड़ने के साथ साथ वाटर डार्क दिखने लगेगा। वाटर का कलर डार्क नहीं होगा, मगर वहां पर रोशनी
नहीं पहुंच रही तो आपका डार्कनेस होगी। तो डार्क आर्कटिक वाटर में आपका क्या है, ये कलर से चमकती है, इस तरह से चमकती है, किस वजह से, बायोफ्लोरेसेंस रिलीज करने की वजह से। तो ये हमने टॉपिक के बारे में, इसके बारे में जानी, ये मेन मेन पॉइंट्स है। एक तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो गया कि बायोफ्लोरेसेंस रिलीज करती है। दूसरा ये हो गया कि ये आपको सी स्नेल्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये है, और आप आगे बढ़ते हैं तो ये केवल ऐसी पोलर फिश है जो बायोफ्लुसेंस को रिलीज करती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात हो गई, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं बायोफ्लुसेंस होता क्या है, कि देखो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म रिलीज करती है जो कि आपकी ब्लू लाइट को कन्वर्ट कर देता है, किसमें, ग्रीन में, रेड में, येलो लाइट में कन्वर्ट कर देता है, उसको ही बायोफ्लोरेसेंस बोलते हैं, ठीक है। ये हमने इसका मतलब जान लिया बायोफ्लुसेंस का। इसकी हैबिटेट के बारे में जानते हैं। हैबिटेट इसकी ये बोला जाता है कि अंटार्कटिका पे भी फैली हुई है। देखो आर्कटिका पे भी तो फैली हुई, आर्कटिक में तो फैली हुई है, मगर इसकी अंटार्कटिका में भी आपकी हैबिटेट देखने को मिलती है। कहने का मतलब डीप सी वाटर्स में, जहाँ पे आपके पोलर रीजन है, वहां पे आपकी देखने को मिलती है। शैलो वाटर में भी ये पाई जाएगी और डीप सीज में भी ये आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसकी थोड़ी सी और हाइलाइट्स को जान लेते हैं। कि जो आइसबर्ग हैबिटेट है ग्रीनलैंड की, उसमें सर्वाइव कर जाती है आर्कटिक वाटर, जो आपका आइसी वाटर, उसमें सर्वाइव कर जाती है। वही जो हमने पीछे डिस्कस किया, एंटी फ्रीज होने की वजह से, क्योंकि इसका एंटी फ्रीज जो प्रोटीन ये होता है, उसकी वजह से इसमें क्या है, आपके आईसी पार्टिकल इसके ब्लड स्ट्रीम्स में नहीं फॉर्म हो पाते, ठीक है। तो इसका एंटी फ्रीज प्रोटीन इसके अंदर बहुत काम का होता है, ठीक है। और ये ऐसा आपका क्या रेयर माना जाता है, कि जो ये इस तरह की इसका जो फीचर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर है, क्योंकि ये रेयर ही देखने को मिलता है किसी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है ना, प्रिवेंट आइस क्रिस्टल फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग इन देयर सेल्स और बॉडी फ्लूइड। जो इसका बॉडी फ्लूइड से, जो भी इसका बॉडी फ्लूइड, जैसे कि आपका ब्लड हुआ या जो भी ये रिलीज करती है, क्योंकि बॉडी में से एक ही फ्लूइड थोड़ी होता है, कि ब्लड ही थोड़ी होता है, हजारों फ्लूइड होते हैं ना, मतलब हजार से मतलब बहुत सारे फ्लूइड होते हैं, तो उनके अंदर आपका ये आइस क्रिस्टल्स फॉर्म करने से रोकता है आपका एंटी फ्रीजन जो होता है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का हर चीज पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये यहाँ पे बोला गया है कि क्लाइमेट चेंज का इसका इफेक्ट पड़ेगा इसकी सर्वाइवेबिलिटी पे, क्योंकि सर्वाइव करना आगे मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहा है, तो इसकी जो आपकी आईसी और हैबिटेट है उसका लॉस हो ही जाएगा। तो उस वजह से कि आइसबर्ग जो है मेल्ट हो जाएगी बहुत ज्यादा फास्ट रेट से, तो इसका क्या है, स्नेल फिश एक तरह से विलुप्त हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि वाटर जो है गर्म होते जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या है, इसका पूरी पोजीशन के यहाँ से वहां ये देखने को मिलती है। तो अब ये ठंडी जगह में भागेगी, क्योंकि वाटर तो गर्म हो रहा है और आपको ग्लेशियर पिघलेगा लेगा, तो ये क्या है, ठंडी जगह में देखने को भागी, तो इसलिए इसकी पोजीशन जियोपार्डाइज हो रही है, यानी कि एक जगह दूसरी जगह हैप्पीजार्ड मैनर में भाग रही है इधर से उधर, ठीक है। इससे ये पता लगता है कि कैसे मरीन लाइफ अपने आप को सब जीरो टेम्परेचर, सब मतलब बिलो, ठीक है, किसी चीज से, जो भी बोला गया यहाँ पे सब जीरो, जीरो से बिलो, यानी कि जीरो से बिलो क्या होता है, अगर हम यहाँ पे नंबर लाइन खींचे तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे नेगेटिव नंबर और इधर पॉजिटिव नंबर, तो ये आपके नंबर लाइन बोलते हैं इसको। तो सब जीरो मतलब जीरो से नीचे के जो टेम्परेचर होंगे सब जीरो टेम्परेचर कहलाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हमारा हर घर जल के बारे में। देखिए अभी न्यूज में इसलिए आया कि गोवा और दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये पहले ऐसे वो बन गई है, आपकी टेरिटरी बन गई है, यूटीज जो है ये टेरिटरी बन गई है, कि जो जो गोवा तो स्टेट हो गया, और बाकी दादर नगर हवेली और दमन दीव ये तो आपकी यूटीज है। ये पहले ऐसी वो बन गई है, टेरिटरी है, यूटी, जो कि कंट्री में, जिसमें हर गांव में, हर जगह में, हर घर में आपका जल पहुंच चुका है। जल पहुंचाने का यहाँ पे मतलब, पहले भी जल था, पर यहाँ पे जल पहुंचाने का मतलब है पाइप्ड वाटर। पाइप वाटर का मतलब ये हुआ कि हर घर में कनेक्शन दे दिया गया है वाटर का। पहले क्या है, किसी घर में नल लगा हुआ है, नल से पानी लेके आता है, किसी का घर यहाँ पे नल दूर लगा हुआ है, दूसरे घर में लगा हुआ, वहां से नल लेके आया, क्योंकि सभी तो अच्छी तरह से कनेक्टेड नहीं है ना पानी से, तो यहाँ पे पाइप वाटर हर घर में पहुंचा दिया गया। कोई भी सिंगल घर नहीं बचा है जिसके घर में पाइप वाटर का कनेक्शन ना दिया हो, इसलिए पूरा कवर कर लिया गया, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव कवर कर लिया गया, इसलिए न्यूज में आया हर घर जल, ठीक है। क्वेश्चन तो पहला यही बन गया कि जिसको पूरी तरह कंप्लीटली कवर कर लिया गया कौन कौन से है, यूटीज और स्टेट कौन सा है, तो आपके ये तीन चीजें होगी। दूसरा, कि यहाँ पे एक्सेस देनी है आपको सेफ ड्रिंकिंग वाटर की, हर एक विलेज के हर आदमी को टैप वाटर देना है, पाइप वाटर देना है, सेफ और ड्रिंक सेफ देना है, मतलब ड्रिंकिंग वाटर वो सेफ होना चाहिए, एक तो ये हो गया, ठीक। आगे अब हम जल जीवन मिशन के बारे में जान लेते हैं। ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, क्योंकि इस तरह के इनिशिएटिव आपके जनरली क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। किसके अंडर ये आता है, कि जल जीवन मिशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, ठीक है। और ये क्या काम है इसका, काम ये है कि हर
हाउस होल्ड को ही पाइप वाटर, हर एक हाउस होल्ड को पाइप वाटर एक्सेस कराने का इसका काम है, इसका एम यही है। ठीक है, सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना इसका ये सपना है। कब तक? 2024 तक हर एक घर को। रूरल इंडिया की बात ये हो रही कि शहरों में तो हर एक घर में पाइप वाटर ही है ना, और वो तो कहीं से वो वाटर खरीद नहीं रहे, खरीद रहे हो मंगा रहे हो अलग से अलग बात है, मगर हर एक घर में टैप वाटर का कनेक्शन है। मगर यहाँ पर बात गाँव की हो रही है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि हर सिटी में आपका पाइप वाटर का कनेक्शन दे दिए तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर रूरल इंडिया की बात हो रही है, क्योंकि रूरल इंडिया में तो कमी है ना कि किसी घर में नल है, किसी घर में है नहीं है, किसी घर में बेकार पड़ा दूर से, अभी भी कुएं से पानी भरते हैं लोग, तो ये यहाँ पर बात भूल गई है। अब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इम्प्लीमेंट हमें यही करना है कि भाई जो सोर्स सस्टेनेबिलिटी है वो ऐसे मेजर्स लेने हैं कि जो सोर्स है आपका वाटर का वो सस्टेनेबल रह सके, और उनको हम रिचार्ज कर सके, और रिचार्ज करके जो वाटर ये रिचार्ज हो जाएगा, वो जो हम वाटर यूज करते हैं वो वाटर यूज करा, क्योंकि जैसे हमने बर्तन धोने वाटर यूज करा, बर्तन धोने के बाद वाटर को हम क्या करते हैं, ड्रेन कर देते हैं, वो नाली में चला जाता है और गंदा होता है। तो ऐसा सिस्टम ऐसा डेवलप करना है जो वाटर यूज हो चुका है उसको दोबारा से क्लीन करके रीयूज कर सके, ऐसा सिस्टम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। जो वाटर आपका यूज हो चुका है बहुत ज्यादा गंदा नहीं है, उसमें कॉन्टामिनेटेड एलिमेंट या ऐसे हानिकारक एलिमेंट नहीं मिले, तो उसको बोलते हैं ग्रे वाटर। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, क्लीन वाटर की डेफिनेशन कहाँ से मिलेगी आपको, जैसे स्प्रिंग्स में जो आपके झरने होते हैं, वो कुएं होते हैं, ठीक है, और आपके प्योरीफाइड जो वाटर होता है, सिटी के वाटर हो गया, रेन वाटर, ये आपके क्लीन वाटर्स में आते हैं। ठीक है, ग्रे वाटर उसमें आ जाए जो यूज हो चुका है वाटर, मगर उसमें केमिकल्स नहीं मिले, टॉक्सिक केमिकल्स नहीं मिले हैं। ठीक है, और ये तो आपका ग्रे वाटर, और ब्लैक वाटर वो होगी जिसका कॉन्टामिनेटेड हो चुका, टॉक्सिक केमिकल उसमें मिल चुके हैं। ठीक, तो वो आपका ग्रे वाटर में आ जाएगा। ठीक, ग्रे वाटर मतलब जिसमें टॉक्सिक केमिकल्स ना मिले हो मगर वो यूज हो चुका, तो उसे हम क्या करें, दोबारा से क्लीन करें, दोबारा से यूज करें, इससे वाटर कंजर्वेशन में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, जल जीवन मिशन में हमें क्या अपनाना है, कम्युनिटी अप्रोच अपनानी है। कम्युनिटी अप्रोच का मतलब ये है कि जिन लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की स्कीम बनाई जा रही है ना, उन लोगों को हमें डिसीजन मेकिंग बॉडी की तरह हमें क्या इंक्लूड करना है, कहने का मतलब, क्योंकि उन्हें राइट देना है कि वो भी डिसीजन ले सके। क्योंकि आप तो जैसे कि मैं हूँ, मैं आपके बारे में डिसीजन लेना चाहिए कि आपको ये कोर्स करना चाहिए, आपको इस चीज की तैयारी करनी चाहिए। मैं कौन होता हूँ डिसीजन लेने वाला, क्योंकि आपका आपके बारे में डिसीजन लिया जा रहा है, आपके फ्यूचर के बारे में डिसीजन लिया जा रहा है, दैट मीन उस चीज में आपको भी इंक्लूड करना है, यानी कि आपको अधिकार दिया जा रहा है कि डिसीजन मेकिंग में आप भी इंक्लूड हो। जिनके बारे में डिसीजन लिया जा रहा है, जिनके बारे में स्कीम बनाई जा रही है, उनको भी इंक्लूड करना डिसीजन मेकिंग में, उसको ही बोलते हैं हम कम्युनिटी अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिटी अप्रोच को फॉलो किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, उनके बीच कम्युनिकेशन रहेगा कि भाई किस तरह से आपका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहा है, चाहे ग्राउंड लेवल पर हो या आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या अपर लेवल पर हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक तरह से मूवमेंट की तरह इस चीज को चलाया जाएगा। मूवमेंट देखो, जो आपका जन आंदोलन होता है, जन आंदोलन क्या होता है, बहुत बड़ी जब डिमांड क्रिएट हो जाएगी ना अंदर, वो आदमियों के अंदर एक तरह का बहुत बड़ा एंथोसिज्म आ जाता है। जैसे कि आपका आंदोलन चले थे, वो आजादी के टाइम पे आंदोलन चला, जैसे कि क्या नाम आपका, भारत छोड़ो आंदोलन था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में हर एक जनमानस जाग चुका था, उन्होंने ये ठान ली थी हम अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाल के रहेंगे, खदेड़ के रहेंगे। तो इसे ऐसे आंदोलन की तरह, एज ए मूवमेंट की तरह लेना है। तो हर आदमी की एक बहुत बड़ी जरूरत है पानी, क्लीन वाटर। ठीक है, तो उसे ऐसा नहीं, ठीक है यार पानी तो मिल ही रहा है, यहाँ से नहीं मिलेगा तो वहां से मिल जाएगा, हमें क्या जरूरत है ज्यादा चिक चिक पिक पिक करने की। नहीं, इस टाइप की मेंटेलिटी, इस टाइप की स्पिरिट रहेगी तो ये चीजें कामयाब नहीं हो पाएगी। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के साथ आदमी का जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से पीपल्स मूवमेंट की तरह इस चीज को लेना है, तो यहाँ पर यही चीज बोली गई है। हर घर नल से जल प्रोग्राम जो है वो फिनेंस मिनिस्ट्री ने आपके बजट 2019-20 में इंक्लूड किया गया था और उसको इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, इस मिशन में क्या काम करना है, असिस्ट करना है हर एक आदमी को, हर एक उसको असिस्ट करना है, हर एक स्टेज पे एम्पावर करना है हर एक आदमी को, ताकि वो अचीव कर सके, और फैसिलिटेट करना है। ठीक है, यहीं पे एक है प्लानिंग करनी है, किस तरह की पार्टिसिपेटरी प्लानिंग करनी है, ताकि रूरल वाटर की सप्लाई की, रूरल एरियाज में वाटर की सप्लाई की जाए, इस तरह की स्ट्रेटजी हमें बनानी है। और ये इंश्योर किया जा सके जो पोर्टेबल वाटर है उसकी सिक्योरिटी
हो, यानी कि पोर्टेबल वाटर की सिक्योरिटी, के पोर्टेबल वाटर मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा ना हो कि पोर्टेबल कुछ जगह को मिल रहा है कुछ जगह को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की पोर्टेबल वाटर की, ड्रिंकिंग वाटर की सिक्योरिटी इंश्योर करना, ठीक है। और एक वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, कैसे क्रिएट होगा, वो फंक्शनल टैप कनेक्शन के थ्रू। कब तक करना है, वो 2024 तक करना है। कब की हर किस को देना है, हर एक रूरल हाउस होल्ड को प्रोवाइड करना है। तो ये चीज इसमें बोली गई है, ठीक है। यहाँ पे ग्राम पंचायत का सहारा लेना है, क्योंकि गांधी जी का तो यही कहना था ना, फोकस तो उनका मेन तो यही था कि भाई आप ग्राम पंचायत को इंक्लूड करो, क्योंकि जब आपके ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे आदमी को कैपेबल बनाया जाएगा, उसके हाथ में पावर दी जाएगी, तो ऊपर वालों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी नीचे वालों के बारे में सोचने, वो कैपेबल हो जाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। रूरल कम्युनिटी को हमें सोचना पड़ेगा, उन्हें इंक्लूड करना पड़ेगा, उन्हें कैपेबल बनाना पड़ेगा। तो यही ये बोला है कि उन्हें इम्प्लीमेंट करना है, मैनेज करना है, ओन करना है, ऑपरेट करना है, मेंटेन करना है। ये सब कैसे होगा, कि जब हम ग्राम पंचायत को, रूरल कम्युनिटी को कैपेबल बनाएंगे। जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है उनको डेवलप करने के लिए हमें रोबस्ट इंस्टीट्यूशंस का हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसकी बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्विस डिलीवरी देनी है। तो रोबस्ट इंस्टीट्यूशन यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो सर्विस डिलीवरी में अपना पार्टिसिपेशन दे सके। और फाइनेंशियल असिस्टेंट तो हमारी गवर्नमेंट दे ही रही है, ठीक है। उसकी सस्टेनेबिलिटी तो हमारी कहाँ से प्रोवाइड हो रही है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। अगला आर्टिकल हमारा तिलापिया फिश के बारे में। पहला आर्टिकल भी फिश के बारे में था, ठीक है, वो स्नेल फिश के बारे में था। तीसरा आर्टिकल भी हमारा तिलापिया फिश के बारे में, फिश के बारे में। न्यूज में क्यों आया, न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि देखिए, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, मत्स्य हिंदी में मछली को बोला जाता है, ठीक है। मत्स्य मछली संपदा क्या, हमारी प्रॉपर्टी, योजना तो आप जानते ही हो, ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत जो एक आपका बोर्ड है, स्टेचुरी बोर्ड है, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड स्टेचुरी बोर्ड है, स्टेचुरी बोर्ड है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। उसने क्या किया है, एक्सटेंड कर दिया सपोर्ट, किस तरह की सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सटेंड किया है किसको, तिलापिया एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट को। पहले तिलापिया एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट पहले से ही चला हुआ है, उसको और फाइनेंशियल सपोर्ट जो दी जा रही थी उसको एक्सटेंड कर दिया। मान लीजिए 5 साल के लिए दी जा रही थी, 2017 में मान लीजिए इसको चलाया गया और 5 साल के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई। अब 2022 में तो खत्म हो जानी है, तो अब इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए क्यों, ये टेक्निकल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने ये अपनी क्या है, सपोर्ट एक्सटेंड कर दी है किसको, ये तिलापिया एक्वाकल्चर प्रोजेक्ट को। इजरायली टेक्नोलॉजी की उनके असिस्टेंट प्रोवाइड की है, ठीक है। इजरायली टेक्नोलॉजी उसमें अब यूज की जाएगी इसको डेवलप करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को, एक्वाकल्चर को डेवलप करने के लिए, ठीक। ये इसमें बताया गया है, ठीक है। अब तिलापिया फिश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तिलापिया फिश होती क्या है, तिलापिया फिश का दूसरा नाम एक तरह से ये लिखा ना, डब्ड एज, एज यहाँ पे छूट गया, डब्ड एज एक्वेटिक चिकन, ठीक है। एक्वेटिक चिकन, चिकन मतलब एक तरह की क्या होती है आपका, जो मुर्गी होती है, चिकन, मुर्गा मुर्गी जो भी होता है, चिकन है आपका, ठीक है। तो जो चिकन है वो आपका एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाला चिकन की चिकन बोला जाता है इनको। जो ये मछली है ये एक्वेटिक चिकन है एक तरह का, ठीक। तो इसका नाम ध्यान रखना, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इसका आपको जो ये फिश जो है आपकी तिलापिया फिश, इसे मोस्ट प्रोडक्टिव फिश की तरह वर्ल्ड में यूज किया जा रहा है, मोस्ट प्रोडक्टिव और इंटरनेशनली ट्रेडेड। ये इंटरनेशनली इसका ट्रेड बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है ये फिश को फूड की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। तिलापिया फिश की, और भी सारी फिश को फूड की तरह यूज किया जाता है, मगर इसका ज्यादा प्रोडक्टिव है और इंटरनेशनली बहुत हाई लेवल पे इसका ट्रेड होता है, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक्वेटिक चिकन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। आगे अगर बात करें, जो इसका कल्चर है जिसे हम एक्वेटिक कल्चर बोलते हैं, जहां पे हम इनको पालते हैं, इनको डेवलप करते हैं, इनके वो कल्चर बनाते हैं, उसको कल्चर बोला जाता है। जहाँ पे इनका है ना, मछली पालन जिसको बोलते हैं उसको कल्चर बोलेंगे। जहाँ पर किसी पॉन्ड में, किसी तालाब में, किसी नदी में, जहाँ पे भी होता है, कैप्टिव हो या आपकी ओपन हो, उसको कल्चर बोला जाता है। कॉमर्शियली पॉपुलर होता जा रहा है, क्योंकि अब इसका ट्रेड बहुत हाई लेवल पे हो रहा है, तो जिसकी डिमांड बढ़ेगी वो पॉपुलर भी होगी कॉमर्शियली, क्योंकि इसका रेट हाई है, ठीक है। वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड के कई सारे पार्ट में, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए, इसका कॉमर्शियली पॉपुलर ये होती जा रही है, इसका जो कल्चर है, ठीक है। तिलापिया फिश क्यों ऐसी पॉपुलर हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉलरेंट है। टॉलरेंट किस वजह से, कि आप इसे ब्रेकिश वाटर में भी डाल दोगे, जो साल्टी वाटर होता है वहां पे भी ये क्या अपने अंडे देगी और अंडे इसके अच्छी तरह से
पनपते हैं और वहां पे इनकी पॉपुलेशन अच्छी तरह से डेवलप होती है। ठीक है, आपकी किसी भी वैरायटी के एक्वाकल्चर में डाल दीजिए, कैसा भी एनवायरनमेंट हो वहां पे अडेप्ट कर लेती है अपना आपका। पॉन्ड में डाल दीजिए, केज सिस्टम में डाल दीजिए, इसी तरह का कहीं पे भी है तो वहां पे अपने आप को एडोप्ट कर लेती है, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉलरेंट है ये। आपका जैसे भी एक्वाकल्चर दोगे उसमें अडेप्ट हो जाती है, आदी हो जाती है उसकी, और वहां पे अच्छी तरह से फल फूलती है। इस वजह से भी इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये टॉलरेंस पावर है, उस वजह से भी वर्ल्ड में बहुत हाई लेवल पे ट्रेड की जाती है। दूसरा, अगर इसकी फैमिली की बात करें, किस फैमिली से बिलोंग करती है, सीक्लाइड फैमिली से ये बिलोंग करती है। जो यहाँ पे लिखा है ना सीक्लाइड, CICHLID, सीक्लाइड फैमिली से बिलोंग करती है। और नेटिव किसकी है? अफ्रीका और मिडल ईस्ट की ये नेटिव है, यानी कि वहां पे ये मेनली प्रोड्यूस हुई, पैदा हुई। फैलने को तो पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है, पर मेनली नेटिव जहाँ की है, ठीक है, वो कहाँ की हुई? अफ्रीका की और मिडल ईस्ट की। ठीक है, अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में जान लेते हैं। सितंबर 2020 में ये स्कीम लॉन्च हुई। इसका काम ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसको? कि ये टेक्नोलॉजी को खरीदती है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करती है। जो हमारे मछुआरे भाई है उनके पास जो भी तरीके हैं इनको मछली का एक्वाकल्चर प्रोड्यूस करने के, यानी कि मछली का जो एक्वाकल्चर है या मछली का जो पालन करते हैं, उनके पास वो पुराने ही तौर तरीके हैं, पुरानी उसके पास टेक्नोलॉजी है। मगर यहाँ पे क्या है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उन्हें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, पैसे प्रोवाइड करती है, नॉलेज भी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे ये बोला ना कि एक्विजिशन ऑफ टेक्नोलॉजिकली एडवांस फिशिंग वेसल्स, ऐसे वेसल्स, ऐसे इक्विपमेंट्स देती है कि जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो, जो कि काफी एडवांस है टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसी चीजों को ये खरीदती है और अपने मछुआरे भाई को, जो मछुआरी कम्युनिटी है, यानी कि फिशरीज है, जो फिशरीज है और जो फिशरमैन है, उनको ये प्रोवाइड करती है। डीप सी फिशिंग वेसल के आप समुद्र की काफी गहराई में भी जाकर, क्योंकि समुद्र की काफी ऊपर से ही हम पकड़ते हैं मछली, समुद्र की गहराई में जाना थोड़ा सा खतरा और रहता है, मगर आपके इस तरह के वेसल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं इन लोगों को कि जो आपकी समुद्र की काफी गहराई से भी मछली का क्या है ना पकड़ सके, और उनको क्या है ना उनकी फिशिंग की जा सके। मगर जो कि पहले ट्रेडिशनली पॉसिबल नहीं था, जो ट्रेडिशनल फिशर्समैन है उनके लिए पॉसिबल नहीं था। अब ऐसी फिशिंग बोट्स और नेट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो ट्रेडिशनल फिशर्समैन है, जो पुराने तौर तरीके अपना रहे हैं, ताकि ये इनको अपनाए और इनकी फिशिंग जो कर सकते हैं ज्यादा कर सके, उनको पैदा कर सके, उनको पकड़ सके, पकड़ेंगे तो ज्यादा बेच भी पाएंगे। तो यही सब इसमें बोला गया है। ये क्या एनहांस करेगा? प्रोडक्शन एनहांस करेगा। कितना? 220 लाख मीट्रिक टन। कब तक? 2020 वो 24 से लेके 25 तक का ये टारगेट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का। और एनुअल ग्रोथ रेट कितना देखने को मिलेगा अगर ये टारगेट अचीव करना है? लगभग 9% का जो आपका एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा। और एक्सपोर्ट जो है डबल करना है, डबल करेंगे तो अर्निंग भी डबल हो जाएगी, क्योंकि जितना भी एक्सपोर्ट है, जितनी उससे अर्निंग हो रही है, मान लीजिए अभी 50,000 अर्निंग हो रही है, तो अगर इसका एक्सपोर्ट डबल कर दोगे तो 1 लाख अर्निंग होने लगेगी। 1 लाख मतलब रुपए नहीं, 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, जिसमें से 55 लाख ये बोला गया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब भी क्रिएट होगी इसमें। कब तक ये क्रिएट हो जाएगी? अगले 5 साल में क्रिएट करने का वादा है। किसके अंदर? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर। अब इंडिया ने अभी तक क्या अचीव कर लिया है कि एक इसने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया कि ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट अचीव किया। कितने का? 7,165 मिलियन यूएस डॉलर का। कब किया था? 2021-22 में अचीव किया था। इससे पहले इतना जो एक्सपोर्ट अभी तक अचीव नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा कैरोटार रूल्स 2022 के बारे में। इसे थोड़ा सा ठंडे दिमाग से और दिमाग लगा के समझना होगा, जल्दीबाजी में नहीं समझा जाएगा। देखो, आप जानते हैं हमारा सिविक है। सिविक क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये डिपार्टमेंट है। ठीक है, जो सिविक है इसने भी एक सर्कुलर इशू किया है। उस सर्कुलर में कस्टम ऑफिसर्स को ये बोला है कि आप सावधानी बरतना, सेंसिटिव रहना। किस चीज में सेंसिटिव रहना? जो कारोटार्स रूल्स 2020 है ना, इनको अप्लाई करने में। इनको अप्लाई कैसे करने में? कि ऐसे नहीं कि अंदर उसमें लिखा है कुछ, क्योंकि रूल्स होते हैं ना, मान लीजिए इसमें 5 रूल्स है, आपने 3 अप्लाई करे, 2 पे ध्यान नहीं दिया, तो इसमें बड़ा आपको एहतियात बरतना होगा। किनको? कस्टम ऑफिसर्स को। तो उसमें सेंसिटिव रहने की जरूरत है, काफी ध्यान देने की जरूरत है। अब कार्टोटार की फुल फॉर्म क्या है? कैरोटार की फुल फॉर्म कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट्स।
ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं हमारे कई कंट्रीज के साथ, कई ब्लॉक्स के साथ। जैसे ब्लॉक्स कौन कौन से, जो आपके आपके जो ट्रेड एग्रीमेंट ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि आपका नाफ्टा हो गया, ईयू हो गया, एशियन हो गया, पैसिफिक अलायंस हो गया, मर्कोसर हो गया, यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन हो गया। ये इस तरह के, या दो कंट्री के बीच में आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, तो उसमें क्या होता है, रूल्स ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि कोई भी चीज आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो जो चीज कहीं से जहां से इंपोर्ट कर रहे हो वो कहाँ से पैदा हुई है। ऐसा नहीं कि आप मंगा रहे हो कहाँ से, अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से न मान के आप मंगा रहे हो क्या से, जैसे कि आप चाइना से, मगर पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, वो पाकिस्तान में पैदा हुआ, वो गया चाइना, चाइना ने अपना ठप्पा लगा के क्या करा, वो इंडिया को बेच दिया। हम इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड हो रहा है ना, तो वो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तो इसलिए इसमें सेंसिटिव रहने की जरूरत है। सेंसिटिव मतलब आपको छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देना होगा। जब आप इंपोर्ट करते हो, जैसे मैं इंपोर्टर हूँ, इंपोर्ट करूंगा, मैं अपना माल मंगाऊंगा, तो वो आपका डॉक पे आके खड़ा हो गया, डॉक यार्ड पे आके खड़ा हो गया, तो आपको बिल ऑफ एंट्री फिल करना होता है, फिल कराना होता है। कस्टम्स डिपार्टमेंट के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए बिल ऑफ एंट्री फिल कराना होता है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन डालनी होती है। तो बिल ऑफ एंट्री के बारे में आगे पढ़ेंगे, बिल ऑफ एंट्री। ठीक है। तो उसको मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है उन प्रोविजंस के साथ जो किस में है, रूल्स ऑफ ओरिजिन के है, और आपके जो ट्रेड एग्रीमेंट में जो आपके प्रोविजंस दिए गए, रूल्स बताए गए, उनको फॉलो करना है सही से। यहाँ पे ये बात की गई कि जो एग्जेम्पशन स्पेसिफाइड करे गए हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, जैसे कि इंडिया और चाइना के बीच में, या इंडिया और यूएसए के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है किसी प्रोडक्ट को लेकर, कि भाई आपके 20 प्रोडक्ट है, 20 प्रोडक्ट में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, इन प्रोडक्ट पे आपका कस्टम्स नहीं लगेगा, या लगेगा तो बहुत कम लगेगा, यानी कि उसमें प्रीफरेंस दिया गया है। और सभी चीजों में नहीं दिए जाते, कुछ चीजों में, कुछ प्रोडक्ट में प्रीफरेंस दिया जाता है। वो जो अपने यहाँ पे इंपोर्ट करेगा, या हम जो इंपोर्ट करेंगे उसके यहाँ से, यूएसए के यहाँ से, तो उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो उसमें यहाँ पर चीजों में छूट दी जाती है, प्रीफरेंस दिया जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, एग्जम्पशन स्पेसिफाइड इन एफटीए। ठीक है। वो जो है किस कंट्री ऑफ ओरिजिन विल प्रिवेल इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है उसी की बात मानी जाएगी, उसी को ही एग्जेम्पशन दिया जाएगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर। जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है, यानी कि किसी प्रोडक्ट को लेकर हमने यूएसए से कोई चीज मंगाई, जैसे कि हमने चॉकलेट मंगाई, कैडबरी मंगाई, तो अब हमारी कैडबरी तो यूएसए की ओरिजिन है, तो आपका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन कौन सी होगी, यूएसए होगी। अब यूएसए से हमने चीज मंगाई, तो अब क्या होगा, अगर कोई इशू, विवाद क्रिएट होता है, तो अब फायदा किसको पहुंचेगा, फायदा पहुंचेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ हमने यूएसए से, फायदा किसे पहुंचेगा, यूएसए को पहुंचेगा। तो बात यहाँ पे यही लिखी गई है कि एग्जेम्पशन स्पेसिफाइड इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद रिगार्ड टू कंट्री ऑफ ओरिजिन will prevail in case of conflict between revenue department and importer। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और इंपोर्टर के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, तो एग्जेम्पशन जो स्पेसिफाइड की गई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में किसके रिगार्डिंग, कंट्री ऑफ ओरिजिन के अगेंस्ट जो है, उसी के रेस्पेक्ट में वो डिसीजन रहेगा। तो ये कुछ रूल्स है, आप पढ़ सकते हो कि क्या चीज करना है, वही सब इसमें बताया गया है। ठीक। अब कैरोटाक्स रूल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये अगस्त 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफाई किए थे। ठीक है। कैरोटास रूल जो है ये एक तरह की गाइडलाइंस है, ये सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो एनफोर्स करता है रूल्स ऑफ ओरिजिन को, किसके लिए, प्रेफरेंशियल रेट अलाउ हो जाए, किस पे, इंपोर्ट्स पे, इंपोर्ट्स पे प्रेफरेंस रेट अलाउ हो, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि जहाँ पे कोई चीज प्रोडक्ट इजाद किया गया है, पैदा हुआ है, प्रोडक्शन हो रहा है, वहां से वो चीज मंगा रहे हैं हम। ठीक है। तो जो जिन देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, तो उनके बीच में कुछ प्रेफरेंशियल ट्रेड होता है, कि इस चीज पर आप कस्टम नहीं लगाओगे, उस चीज पर हम कस्टम नहीं लगाएंगे। टैरिफ्स, जो आपके कस्टम टैरिफ्स है, टैरिफ्स और नॉन टैरिफ जो होते हैं, उन पे ये चीज हटा देंगे हम, कि भाई किसी चीज पे टैरिफ लग रहा था पहले 20 रुपए, उस पर 2 रुपए रख दो। ठीक है। सिर्फ चॉकलेट पे ही रखना और बाकी चीजों पे रखना, इस तरह से प्रेफरेंशियल रेट जो है फायदा हो जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है। यहाँ से सप्लीमेंट करता है, एक तरह से एक्स्ट्रा हेल्प हो जाती है, किसमें, जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन सर्टिफिकेशन प्रोसीजर्स है, क्योंकि सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि जब आप चीज इंपोर्ट कर रहे हो ना, तो उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ता है डॉक पे ही। तो उसमें क्या है, ऑपरेशन सर्टिफिकेशन प्रोसीजर्स में हेल्प मिल जाती है कायरोटास रूल्स के अंडर। ठीक है। ये चीज बोला है। इसके प्रोविजंस क्या है कि इंपोर्टर जो है उसको क्या जरूरत है, कि ड्यू डिलिजेंस,
जो है आपका गुड्स को इंपोर्ट करने से पहले कि आपको ये इंश्योर करना होगा जितने भी आपके ओरिजिनेटिंग सर्टिफिकेट है, ओरिजिनेटिंग क्राइटेरिया, वो आप फुलफिल कर रहे हो। दूसरा, इंपोर्टर को क्या है कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो ओरिजिन्स, आपका जो प्रोडक्ट का ओरिजिन है, वो सारी इंफॉर्मेशन एंट्री करनी होगी किसमें, बिल ऑफ एंट्री में, जो कि मैंने पीछे बताया आपको। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी अवेलेबल कराना होगा। ठीक है, इंपोर्टर जो है ये पहले इंश्योर करेंगे जो इंपोर्टेड गुड्स है वो सारे रूल्स ऑफ ओरिजिन के जो प्रोविजंस है वो सबको फुलफिल कर रहा हो, यानी कि जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो सब फुलफिल हो रहे हो। और कंसेशन रेट जो है अवेल कराया जा रहा हो, किसके अंडर, कंसेशन जो कस्टम ड्यूटी के अंदर आपको कंसेशन रेट अवेल कराया जा रहा हो। ठीक है, अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में जान लेते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक तरह से दो से ज्यादा कंट्री के बीच में एक तरह का एग्रीमेंट होता है, या ट्रेडिंग ब्लॉक्स के बीच में एग्रीमेंट होता है। ट्रेडिंग ब्लॉक्स जैसे कि आपका मैंने पहले बताया जाए, नाफ्टा, ईयू, एशियान पैसिफिक अलायंस, इस टाइप के ये ट्रेडिंग ब्लॉक्स है जो ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये एग्री करते हैं कि हम जो है टैरिफ्स हटा देंगे या कम कर देंगे, टैरिफ्स और नॉन टैरिफ जो बैरियर होते हैं उन्हें हम कम कर देंगे, हटा देंगे काफी हद तक। अब जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर, जैसे कि टैरिफ तो आपके हो गए कि इतना टैरिफ लगेगा, इतना इस पर टैक्स लगेगा। नॉन टैरिफ जैसे लाइसेंस में पैसा देना पड़ता है, लाइसेंस का टैरिफ हो गया, नॉन टैरिफ में आता है। कोटाज हो गए, कोटा हो गए, एम्बार्गोज हो गए, एम्बार्गोज एम्बार्गो हो गए, इम्पोर्ट्स डिपॉजिट्स हो गए, ये इस तरह की जो चीजें होती है नॉन टैरिफ बैरियर्स में आते हैं। ठीक है, ये आपका कवर्स करता है, कौन कौन से गुड्स को कवर करता है, सर्विसेज को कवर करता है, जिनमें ट्रेड करता है उसको कवर करता है। ठीक है, और भी कई सारी चीजों में कवर करता है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी कवर करता है, उसमें भी ट्रेड करता है। ठीक है, इंडिया ने कई सारे कंट्रीज के साथ आप एफटीए साइन किया हुआ, जैसे यूएई हो गया, मॉरिशस हो गया, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, एशियन मेंबर्स, ये सब के साथ आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। ठीक है, इसके बेनिफिट यही होता है कि आपके टैरिफ्स एलिमिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और नॉन टैरिफ्स भी कई सारे एलिमिनेट हो जाते हैं जिनके साथ आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। और मार्केट की एक्सेस आसानी से मिल जाती है अगर आपने एफटीए साइन किया हुआ है। जनरली जो एक्सपोर्टर होता है वो एफटीए प्रीफर करते हैं कि किसी कंट्री के साथ एफटीए हो जाए तो अच्छा रहे, क्योंकि एक्सेस मिल जाएगी मार्केट की और उन्हें टैरिफ कम देना पड़ेगा। तो इसे यही बोलते हैं कि जो मल्टीलेटरल ट्रेड लिबरलाइजेशन बोला जाता है इस तरह की पॉलिसीज को। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है और दूसरों के मुकाबले। अगला आर्टिकल हमारा उड़ान स्कीम के बारे में। उड़ान स्कीम की पहले फुल फॉर्म जान लो। उड़ान स्कीम का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। यहाँ पे नाम से ही ये आपको पता लग रहा होगा कि हर एक आम नागरिक को, जो गरीब से गरीब है, उसको भी आपको फ्लाइट में बैठाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पे कोशिश करता है, ये जो स्कीम है ये कोशिश करती है कि रीजनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए, इसलिए इसका नाम एक तरह से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम रखा गया है, यानी कि आरसीएस। ठीक है, आरसीएस उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, कि आपके जो रीजनल एयरपोर्ट है जो आपके कनेक्टेड नहीं है या आपके ऐसे अबेंडेंड पड़े हुए हैं, उन सबको कनेक्ट करना है, और ऐसे दूर दराज के इलाकों को भी कनेक्ट करना है जहां पर लोग कम जाते हैं या कम कनेक्टिविटी है या कम पैसेंजर्स है। तो ओवरऑल एक तरह से पूरे देश को कनेक्ट कर देना है, तो इसी वजह से बोला गया कि उड़े देश का आम नागरिक। यहाँ पे पहली बार ये वर्ल्ड में इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया। दूसरा, जनवरी 2017 में पहली फ्लाइट लॉन्च की गई थी उड़ान स्कीम के अंदर। तीसरा, तीसरी चीज की जो कैप रखा गया है वो आपका 500 किलोमीटर के अंदर अगर कोई फ्लाइट है, कॉमर्शियल फ्लाइट है, उसकी कैप 2500 रखी गई है। और 30 किलोमीटर का अगर ट्रेवल है हेलीकॉप्टर के अंदर, तो उसकी फ्लाइट का पैसा ये रखा गया है। तो ये किसकी स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की स्कीम है। क्या 5 साल इसके कंप्लीट हो चुके हैं, इसलिए ये न्यूज में आई है। तो पहली फ्लाइट कब उड़ाई गई थी, तो 27 अप्रैल 2017 को उड़ाई गई थी। इसके ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें रीजनल कनेक्टिविटी को, रीजनल एविएशन मार्केट को डेवलप करना है। दूसरा, ऐसे जो आपकी फ्लाइट को अफोर्डेबल बनाना है, इकोनॉमिकली वायबल बनाना है, और पूरा एविएशन इंडस्ट्री को प्रॉफिटेबल बनाना है, कि आप आम आदमी आपका क्या उसको ये उड़ना प्रॉफिटेबल लगे। क्योंकि कि कहीं पर आपका आप ट्रेन से 500 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए तो 400 रुपये का टिकट लगेगा, मगर आपको फ्लाइट से जाना है तो 1500, 2000, 2500 का टिकट लगेगा। तो उसी चीज को अफोर्डेबल बनाना है, रीजनल रूट्स प्रोवाइड करने हैं, रीजनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, कि छोटे छोटे टाउन को भी फ्लाइट से कवर कर देना है, कनेक्ट कर देना है, जिससे कि कॉमन आदमी उड़ सके। तो यही बात इसमें बोली गई है। उड़ान स्कीम के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। उड़े देश का आम नागरिक ये लॉन्च की गई 2016-17, यही मान सकते हो। सॉरी, 16 में लॉन्च की गई थी, 17 में पहली फ्लाइट इसकी उड़ी थी। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। और ये किस बेस पर फॉर्मुलेट की गई थी,
कि जो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 थी, उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको रिव्यू करते हुए ये आपकी उड़े देश का आम नागरिक जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी। ये कितने साल के लिए लॉन्च की गई? 10 साल के लिए लॉन्च की गई, यानी कि 2017 में पहली फ्लाइट, ये 2027 में खत्म हो जाएगी स्कीम। फिर इसके बाद इसे शायद एक्सटेंड कर दिया जाएगा, अगर तब तक की स्कीम अपना फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाई तो। जहां तक उम्मीद है कर ही लेगी, क्योंकि काफी हद तक इसने अचीव कर लिया है। तो रीजनल कनेक्टिविटी फंड भी एस्टेब्लिश किया गया है, क्योंकि रीजनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा चाहिएगा तो कहाँ से मिलेगा? सीधा आप सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से तो जाके नहीं मांगोगे, तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा फंड इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जिससे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री आपका वो वहां पर देगी, दूसरे डिपार्टमेंट को देगी, वो डिपार्टमेंट उस फंड में पैसा डालेगा और उस पैसे से आपका क्या है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी आपकी छोटे से छोटे लेवल पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या लिखा हुआ है, वो किसके थ्रू की जाएगी? वायबल गैप फंडिंग की थ्रू। वायबल गैप फंडिंग जो रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू। वायबल गैप फंडिंग क्या होती है? कि ग्रांट होती है एक तरह की, आपकी विदाउट इंटरेस्ट पैसा होता है, कि दे दिया, आपको वापस नहीं करना है। जैसे मैं किसी को 10,000 रुपए दे दूं तो ग्रांट होगी एक तरह की। ग्रांट क्या होती है? हिंदी में मुझे समझ नहीं आ रहा अभी, वर्ड ध्यान नहीं आ रहा है पर्टिकुलर वर्ड। दान, एक तरह का दान होता है, वन टाइम दान होता है, ग्रांट होगी तो उसे वायबल गैप फंडिंग बोलते हैं। जो गैप होता है प्रोजेक्ट में, कि ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो सक्सेसफुल हो सकता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दे तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा, वायबल है, मगर उसे फंडिंग नहीं है। तो इसी वो एक गैप जो क्रिएट हो गया है, कि प्रोजेक्ट वो इकोनॉमिकली वायबल तो है, अगर उसमें हम पैसा लगा दे तो सक्सेसफुल हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, मगर उसे फंडिंग अवेलेबल नहीं है। तो इसी उसको जो फंड प्रोवाइड करवाया जाता है, उसकी जो प्रोसेस होती है, उसी को ही बोलते हैं वायबल गैप फंडिंग। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। टारगेट यही है कि 250 डेस्टिनेशंस को हमें टारगेट करना है, उनको 2026 तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, जिसमें कि 1000 रूट्स कनेक्ट किया जाए। मान लीजिए ये 5 डेस्टिनेशंस है, ठीक है, ये 5 डेस्टिनेशंस है, इनको कनेक्ट करना है, तो कितने रूट हो सकते हैं? एक ये रूट हो सकता है, ये 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 ऐसा रूट हो सकता है, ये ऐसा ऐसे रूट हो सकता है, कि ऐसे जाए, इसके थ्रू ऐसे चले जाए। मतलब बहुत सारे रूट हो सकते हैं इनको सबको कनेक्ट करने के लिए। तो ऐसा ही है कि 220 डेस्टिनेशन है, 220 डेस्टिनेशन को कनेक्ट करना है, तो कितने रूट डेवलप करने की बात की जा रही है? 1000 रूट की बात की जा रही है। यानी कि डेस्टिनेशन तो कम ही होंगे और रूट ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे एक आंकड़ा भी दिया गया है कि 954 रूट आपके डेवलप कर लिए गए हैं, 156 एयरपोर्ट को कनेक्ट कर दिया गया है। यानी कि 156 एयरपोर्ट को कितने रोड से कनेक्ट कर दिया गया? 954 रोड से कनेक्ट कर दिया गया है। अगर अवार्ड की बात करें, इस उड़ान स्कीम को कितने अवार्ड मिल चुके हैं, तो अभी तक 2 अवार्ड की यहाँ पे कवायद की गई है। कौन सा? एक प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा रहा कि प्राइम मिनिस्टर जी को ये अवार्ड देना पड़ा। नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको 2020 में दिया गया था। किसमें? इनोवेशन लाने में, इनोवेशन कैटेगरी में दिया गया था। दूसरा, बेस्ट टैबलू, ये ऐसा उड़ान स्कीम का टैबलू स्टेब्लिश किया गया था 26 जनवरी, जो हमारा गणतंत्र दिवस होता है 2022 का हुआ, उसमें रिपब्लिक डे पर आपका क्या है, बेस्ट टैबलू का इसे अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी डिस्कशन। इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।